दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंशंट इंडिया के बारे में और उसके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में। यह जर्नी हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी। हम देखेंगे कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनका नॉलेज कैसा था और उन्होंने क्या अचीव किया। यह कहानी सिर्फ किंग्स और वॉर्स की नहीं है, बल्कि उन आइडियाज, इन्वेंशंस और आर्ट की भी है जिन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। ये उन ऋषि मुनियों, आर्टिस्ट्स और रूलर्स की कहानी है जिन्होंने मानव चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चलिए, इस वीडियो में हम एंशंट इंडिया के इतिहास में गोता लगाते हैं और उस नॉलेज और इंस्पिरेशन को ग्रहण करते हैं जो आज भी यूजफुल है। हमारी यात्रा शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है। यह सिविलाइजेशन लगभग 5000 साल पहले फ्लरिश हुई थी और यह एरिया आज के इंडिया और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट सिटीज थे, हड़प्पा और मोहेंजो-दारो। ये सिटीज अपने टाइम से बहुत एडवांस थे। यहाँ के लोग वेल प्लान्ड सिटीज में रहते थे, जहाँ पक्के मकान, चौड़ी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहेंजो-दारो में तो एक बहुत बड़ा बाथ हाउस भी मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग हाइजीन और पब्लिक हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। इंडस वैली के लोग फार्मिंग, ट्रेडिंग और क्राफ्ट्स में एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी डेवलप की थी, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ये सिविलाइजेशन रहस्य और मिस्ट्रीज से भरी हुई है। उनके रिलीजन, सोसाइटी और उनके पतन के कारण आज भी हिस्टोरियंस के लिए पजल बने हुए हैं। लेकिन एक बात तो श्योर है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव सभ्यता के विकास में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन थी। इसने हमें दिखाया कि कैसे इंसान मिलकर नेचर के साथ एक एडवांस्ड लाइफ जी सकते हैं। ये सिविलाइजेशन हमें यह भी याद दिलाती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो सिविलाइजेशंस कभी इतनी एडवांस्ड थीं, वे भी खत्म हो गई, लेकिन उनका नॉलेज, उनकी आर्ट और उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ हैं, हमें इंस्पायर करती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडिया में एक नया एरा शुरू हुआ, वैदिक पीरियड। यह पीरियड लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी तक चला। इस पीरियड का नाम वेदास के नाम पर पड़ा है, जो एंशंट इंडियन नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का सोर्स है। 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। वेदास में हमें उस टाइम के लोगों के लाइफ, उनके बिलीफ्स, उनके रिचुअल्स और उनके फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। वेदास में नेचर की पूजा, याज्ञास और रिचुअल्स का वर्णन और जीवन के डीप सीक्रेट्स पर थॉट्स मिलते हैं। वैदिक पीरियड में ही वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। समाज को 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड किया गया था। जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासा में डिवाइड किया गया था। इन सिस्टम्स का उद्देश्य समाज में ऑर्डर और हार्मनी लाना था। वैदिक पीरियड में ही संस्कृत लैंग्वेज का विकास हुआ, जो इंडियन कल्चर की बेस बनी। रामायण और महाभारत जैसे ग्रेट एपिक्स भी इसी टाइम में लिखे गए। वैदिक पीरियड इंडिया के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन की नींव रखी, जिसका इंपैक्ट आज भी है। वैदिक पीरियड के बाद इंडिया में महाजनपाद पीरियड आया। यह पीरियड लगभग 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी तक चला। इस टाइम इंडिया में 16 पावरफुल महाजनपादस का उदय हुआ। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपादस थे मगधा, कोसला, वाजी, अवांटी और गंधारा। इन महाजनपादस के बीच हमेशा वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, क्योंकि हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। यह पीरियड पॉलिटिकल अनरेस्ट और चेंजेस का पीरियड था। नए नए आइडियाज और फिलोसफीज आ रहे थे। लोग पुराने कस्टम्स और बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने लगे थे। इसी टाइम में 2 ग्रेट रिलीजन्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म आए। गौतम बुद्ध और महावीरा स्वामी ने इन रिलीजन्स की स्थापना की। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने नॉन वायलेंस, कंपैशन और ट्रूथ जैसे वैल्यूज पर जोर दिया। उन्होंने कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स का विरोध किया। इन रिलीजन्स का प्रसार तेजी से हुआ और उन्होंने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस किया। बुद्धिज्म तो इंडिया से बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। महाजनपाद पीरियड इंडिया के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था।
इसने नए आइडियाज, नए रिलीजन्स और नए एम्पायर्स के लिए रास्ता बनाया। 4th सेंचुरी बीसी में इंडिया में एक पावरफुल रूलर आया, चंद्रगुप्ता मौर्य। उसने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की, जो इंडिया का पहला वास्ट एम्पायर था। चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने क्लेवर सेनापति चाणक्य की मदद से पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत लिया। उनके एम्पायर का विस्तार ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान तक था। गैप 2s। चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसारा रूलर बना। बिंदुसारा के बाद उनका बेटा अशोका महान एम्पायर बना। अशोका को इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक माना जाता है। अशोका ने अपने रूल के स्टार्टिंग ईयर्स में कई वॉर्स लड़े, लेकिन कलिंगा वॉर में बहुत ब्लडशेड देखकर वो बदल गए। गैप 2s। उन्होंने वॉर्स और वायलेंस छोड़ दिए और बुद्धिज्म अपना लिया। अशोका ने अपनी बाकी जिंदगी नॉन वायलेंस, पीस और धम्मा के प्रचार में बिताई। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में पिलर्स और रॉक्स पर अपने मैसेजेस खुदवाए, जिनमें उन्होंने लोगों को धम्मा के बारे में बताया। अशोका ने अपने एम्पायर में रोड्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस बनवाए। उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, म्यांमार और अदर कंट्रीज में अपने मैसेंजर्स भेजे। अशोका के रूल को मौर्यन एम्पायर का गोल्डन एज कहा जाता है। मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया में फिर से कई रीजनल पावर्स उभरी। सातवाहना, कुशाना और गुप्ता डायनेस्टीज इस टाइम की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थीं। सातवाहना डायनेस्टी ने साउथ इंडिया में रूल किया। उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया। उनके टाइम में बुद्धिज्म का विकास हुआ। गैप 2s। कुशाना डायनेस्टी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया। कनिष्का कुशाना डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था। उसने बुद्धिज्म को रॉयल रिलीजन बनाया। उसके टाइम में बुद्धिस्ट आर्ट और लिटरेचर का विकास हुआ। गुप्ता डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया में रूल किया। गुप्ता पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। गैप 2s। इस टाइम में आर्ट, साइंस, लिटरेचर और मैथमेटिक्स में बहुत प्रोग्रेस हुई। कालिदासा, आर्यभट्टा, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे स्कॉलर्स इसी टाइम में हुए। गुप्ता रूलर्स ने हिंदुइज्म को सपोर्ट किया। उनके टाइम में टेंपल आर्किटेक्चर का विकास हुआ। अजांता और एलोरा की केव्स गुप्ता आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। गैप 2s। गुप्ता पीरियड के बाद इंडिया में फिर से कई छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, लेकिन इस टाइम में भी इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का विकास होता रहा। एंशिएंट इंडिया ने हमें एक रिच और वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज दिया है। यह हेरिटेज आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस और मैथमेटिक्स जैसे अलग अलग फील्ड्स में फैली हुई है। एंशिएंट इंडियन टेंपल्स अपनी ग्रैंडर और ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। काजुराहो, कोणार्क, तंजावुर और हम्पी के टेंपल्स इंडियन आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। गैप 2s। इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक अपनी डेप्थ और इमोशंस के लिए जाने जाते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली जैसे डांस फॉर्म्स आज भी पूरी दुनिया में लोगों को एंटरटेन करते हैं। इंडियन फिलॉसफी ने लाइफ और डेथ, सोल और गॉड, कार्मा और रीइंकार्नेशन जैसे डीप क्वेश्चंस पर थॉट्स दिए हैं। वेदांता, संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता जैसे फिलॉसफीज आज भी रेलेवेंट हैं। गैप 2s। एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और सर्जरी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। आर्यभट्टा ने जीरो की खोज की, जो मैथमेटिक्स में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। सुश्रुता को सर्जरी का फादर माना जाता है। चाणक्य ने आयुर्वेदा डेवलप किया, जो एक एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। गैप 2s। एंशिएंट इंडियन नॉलेज और कल्चर का इंपैक्ट सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। यह हेरिटेज आज भी हमें इंस्पायर करती है और हमें मानवता की एकता का एहसास कराती है। तो दोस्तों, ये थी एंशिएंट इंडिया की कहानी, एक जर्नी जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुप्ता पीरियड तक ले गई। हमने देखा कि कैसे इस देश ने कई ग्रेट सिविलाइजेशंस, एम्पायर्स, रिलीजन्स और आइडियाज को जन्म दिया। हमने उन लोगों के बारे में जाना जिन्होंने मानव चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एंशिएंट इंडिया का इतिहास हमें यह सिखाता है कि चेंज ही लाइफ का रूल है। जो सिविलाइजेशंस कभी इतनी एडवांस थीं, वे भी टाइम के साथ बदल गईं या खत्म हो गईं। लेकिन उनका नॉलेज, उनकी आर्ट और उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ हैं, हमें इंस्पायर करती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाएं।